देश की सियासत में जिन मुद्दों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, अब वो मुद्दे स्कूल के किताबों में पढ़ाए जाएंगे। देश में पहली बार एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव किए हैं। पहली बार आपातकाल को कक्षा 9वीं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ में देश का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसकी प्रोसेस और किस तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। महिला आरक्षण को शामिल किया गया है। अब इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है बच्चों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर गोलियां चला रही है, यानी सरकार बच्चों का सहारा लेकर सियासत कर रही है। क्या कुछ बदलाव हुए हैं और विपक्ष का क्या कहना है, विपक्ष के क्या आरोप हैं, सरकार का क्या जवाब है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी सीमा जी हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर ये एनसीईआरटी ने क्या क्या बदलाव किए हैं और इसको आप किस तरीके से देखती हैं? आज ही बृहस्पतिवार को क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब मार्केट में आई है। किताब के मार्केट में आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया है, क्योंकि उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपातकाल। और अब आज आपातकाल की 50वीं सालगिरह है, वर्षगांठ है। तो जहां बीजेपी आपातकाल को लेकर एक मुद्दा भुना रही है, वहीं विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आपातकाल के नाम पे सियासत हो रही है। तो आपातकाल अभी तक 11th और 12th के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते थे, लेकिन पहली बार 9th में आपातकाल को शामिल किया गया है। उसमें एक अध्याय ही है आपातकाल, लेकिन उस छोटे से अध्याय में ही आपातकाल का क्या था वो सारांश में समझा दिया गया है। इसमें सीधे सीधे सरकार ने कटाक्ष किया है एनसीईआरटी की किताब के माध्यम से कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पे आपातकाल लगाया गया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दखल हुआ। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद एक पूरा राजनीतिक मुद्दा गरमा गया। लेकिन अगर क्लास 9 की इस किताब को अगर आप अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं सरकार ने सीधे सीधे सियासत गरमाई है, क्योंकि कई जगह बहानों से विपक्ष को निशाने पे लगाया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने लिया है, पहला आपातकाल है, दूसरा महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण अभी लोकसभा में महिला आरक्षण के नाम पे प्रस्ताव आया, लेकिन उस प्रस्ताव को गिरा दिया अभी गया, पास नहीं नहीं हो पास नहीं पाया। हो पाया। तो इसमें किताब में दिखाया गया है कि महिला आरक्षण क्यों जरूरी है। उसमें सीधे सीधे लोकसभा में प्रस्ताव आया था, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय निकायों में और पंचायतों में महिला आरक्षण किस तरह से है और किस तरह से वो सक्सेस काम कर रही हैं महिलाएं, और अगर महिलाओं के हाथों में बागडोर दी जाती है तो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। देश के 22 राज्यों ने 50% महिला आरक्षण को लागू कर रखा है, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई। अब बच्चे महिला आरक्षण के बारे में क्या पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों को जो पढ़ाती हैं, होमवर्क करवाती हैं, सीधे सीधे बच्चों से जुड़ी होती हैं, वो उनकी माँ होती है। तो जब माँ बच्चे उनको बताएंगे कि पढ़ेंगे, और साथ में तो महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं, वो इसके प्रति जागरूक होंगी कि महिला आरक्षण अगर सरकार ला रही, बीजेपी ला रही थी, तो इसमें हमारे लिए कितना फायदा था। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं विपक्ष पर सीधा सीधा कटाक्ष भी किया गया है। ये चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सिलेबस में शामिल किया गया, वो क्या मुद्दा है? इसमें अभी पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, 5 राज्यों में हाँ चुनाव होने यूपी में हैं। है। तो इसमें पंजाब की बाढ़ को दिखाया गया। जब पंजाब में 2025 में बाढ़ आई थी, तो वहाँ की जो प्रदेश सरकार थी, तो उन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर, तो उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा था कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, लेकिन केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिल पा रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ वहाँ पे आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिलेबस में ही शामिल कर लिया क्लास 9 के। तो अब बच्चे उस बाढ़ में क्या नुकसान हुआ था, वहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, किस तरह का उद्योग है वहाँ पे, उस इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश बोला जाता है पंजाब को। तो वो सीधे सीधे बच्चे वहाँ जानेंगे भी, और वहाँ उसमें ये हो जाए, मतलब सीधे सीधे कि सरकार पंजाब के साथ है, पंजाब के लोगों के साथ है, ये सीधा सीधा इसमें संदेश दिया गया। दूसरा, आपदा प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा है, उत्तराखंड को भी जोड़ा है। इसमें बताया है कि लैंडस्लाइड जब होता रहता है तो वहाँ पे किस तरह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो इसके बहाने से ये जो आपदा प्रबंधन का जो पार्ट है, उसके बहाने से सरकार ने 3 लैंग्वेज फार्मूले को भी यहाँ बुना दिया है। उसमें कहा है कि आप अपनी मातृभाषा में, इसमें बच्चों को कहा गया है कि आप अपनी मातृभाषा में बताइए ये जो आपदा होती हैं, तो आपदाओं में किस तरह से आपदा प्रबंधन क्या क्या होना चाहिए, तो क्या आपके सुझाव है, अपने आसपास देखिए और उनको बताइए।
पहली बार वर्कशीट भी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे राजनीति हो रही है, हिंदी बनाम दक्षिण भारत, तो ये सीधे सीधे एक चल रहा है कि नहीं सीमा, राजनीति ये हो रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दे आप बता रही हैं, चाहे वो इमरजेंसी का हो, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस का हो, चाहे वो पंजाब जो बाढ़ है उसका हो, या फिर जो पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग का मुद्दा आता हो, आपदा प्रबंधन से जुड़ा मुद्दा हो, ये सब चीजें तो बच्चों को जाननी जरूरत है, मतलब उनको तो जानना ही चाहिए। फिर इसमें राजनीति और सियासत का एंट्री कहाँ से हो गई है? पंजाब को शामिल किया गया। वैसे तो बाढ़ देश भर के कई राज्यों में आती है, लेकिन पंजाब को ही क्यों शामिल किया गया? ऐसा क्या कारण था कि सरकार मानती है कि ये बाढ़ सबसे बड़ी थी, यहाँ सबसे अधिक नुकसान हुआ था? सोचने की बात है। तो यहाँ पे राजनीति समझ आती है कि सरकार सीधे सीधे पंजाब के लोगों को संदेश दे रही है कि सरकार उनके साथ है, आप अकेले नहीं है। प्रदेश सरकार ने जो भी केजरीवाल मतलब वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल ही सीधे सीधे वहाँ से पर्दे के पीछे से सियासत करते हैं। तो सीधे सीधे ये बताने की जरूरत है यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो पंजाब के साथ है। और पंजाब के लोगों के साथ यदि कुछ बाढ़ में कोई नुकसान होता है तो उनके लिए उनको चिंता करते हैं, सिलेबस में शामिल करके, और कोई भी दिक्कत होगी तो वो हर संभव मदद करेंगे। तो इसमें सीधे सीधे ये संदेश दिया गया है। अब आप कहेंगे कि थ्री लैंग्वेज आपदा प्रबंधन तो ठीक है, समझाया, बच्चों को समझना चाहिए कि अगर आपदाएं आती हैं तो हमें किस तरह से बचाव करना है, अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे मातृभाषा को शामिल करने से आपको कुछ लगता नहीं है कि कुछ चेंजेस है? मातृभाषा, जैसा कि हर किसी को मालूम है कि मातृभाषा में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, और सरकार की ये पहले से भी शायद कोशिश रही है कि हर बच्चे को उनकी मातृभाषा की सीख जरूर मिलनी चाहिए। तो इसमें भी आपको कहाँ से लगता है कि सियासत और इन सब चीजें आ जा ये रही मैं हैं? नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष कह रहा है कि ये सीधे सीधे सरकार ने अगर यहाँ पे वर्कशीट में मातृभाषा को शामिल करके थ्री लैंग्वेज को, क्योंकि क्लास 9th में अभी ही 9th में थ्री लैंग्वेज को अनिवार्य किया गया है, जिसपे अभी सियासत चल रही है। 15 जुलाई को कोर्ट में हियरिंग है, उस पर फैसला होना है कि आगे क्या करना है। क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं वो सरकार के सीधे सीधे इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी को शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपस में मिला जुला है। तो सुबह से विपक्ष के कई नेताओं के बयान आए हैं, चाहे वो इस आपदा प्रबंधन के पंजाब को शामिल क्या किए क्या गए। कहना है विपक्ष का? कांग्रेस ने तो सीधा सीधा आपातकाल पे, सबसे पहले तो आपातकाल पे विषय पे अपने जवाब दिए जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि बच्चों के नाम पे राजनीति हो रही है। जो बीजेपी है वो बच्चों के कंधों पे बंदूक रख रही है, और बच्चों को इस तरह से आपातकाल के नाम पर बच्चों को जोड़ना, स्कूली शिक्षा में शामिल करना, वो थोड़ा सा गलत है। ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना के संजय राउत हो, उन्होंने भी यही कहा है। सुप्रिया सुले, उन्होंने भी यही कहा कि सरकार बच्चों के नाम पे, आपातकाल के नाम पर सियासत कर रही है, बच्चों के नाम पर। आप इस पूरे बदलाव को कैसा मानती हैं, और आने वाले दिनों में क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा सियासत पर भी और बच्चों पर भी? अगर हम क्लास 9th की बात करें, अगर हम एज ए इसमें देखें कि बुक है, स्कूल बुक है, तो इसमें क्या, क्लास 9th का जो बच्चा होता है वो इतना, जिस एज ग्रुप में होता है उसको ये सब जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो अब एज ए सब्जेक्ट अब किसी भी चीज़ को पढ़ रहा होता है। तो उसे आपातकाल की जानकारी होनी चाहिए, उसे थ्री लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें आगे भविष्य में आगे उस बच्चे को ग्रोथ चाहिए, आगे रोजगार चाहिए, तो उसको ये 9th 10th 11th 12th से ही हम शुरुआत करते हैं कि जो भी बच्चा 9th में आ गया है वो इतना परिपक्व है, उसे हर सब्जेक्ट की जानकारी हो। तो अगर एज ए एक्सपर्ट, मतलब बुक्स को अगर एज ए रिव्यू किया जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन विपक्ष है, उनको मुद्दा चाहिए भुनाने के लिए। जैसे इसमें इलेक्शन, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने भी वाले हैं, तो इसमें एक इलेक्शन का मुद्दा, इलेक्शन का एक सब्जेक्ट ऐड किया गया, एक अध्याय है जिसमें बताया गया है, उसमें खुद माना है, मतलब दिखाया गया कि एक फेयर इलेक्शन, वोट चोरी का आरोप अक्सर जब बीजेपी, जहां बीजेपी जीतती है तो विपक्ष कहता है वोट चोरी हो गया। तो वोट चोरी मतलब निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि चुनाव लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र में चुनाव कितना जरूरी है। जैसे महिला आरक्षण भी जरूरी है, महिलाओं को भागीदारी आगे बढ़ती है तो वो समाज को आगे लेके चलती है, परिवार को लेके चलती है, एक साथ रहती हैं, तो वो कितना जरूरी है लोकतंत्र में। और वहाँ पे चुनाव कितना जरूरी है, और निष्पक्ष चुनाव करवाना, उसमें लिखा गया है पूरा का पूरा, बीच में कुछ पॉइंटर हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार और एनसीईआरटी की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है विपक्ष के आरोपों का? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया है, उनका कहना है कि
विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। आपातकाल हुआ है, देश में आपातकाल लगा था, तो इसके बारे में बच्चों को जानना चाहिए और सबको जानना चाहिए कि देश में आपातकाल लगा, आखिर क्यों लगाना पड़ा। क्योंकि वो एक सरकार खुद मानती है कि वो एक काला अध्याय था देश के लिए, लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था कि आपने 3 साल तक आपातकाल रहा और उस दौरान किसी की जो शक्तियाँ होती है, जो लोकतंत्र में हमें फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम खत्म हो गई थी, चाहे वो कहने की हो, लिखने हो, किसी भी तरह की। तो बच्चों को ये जानना जरूरी है और वो उसी को सोचते हुए ये इस विषयों को शामिल किया गया था। और इसमें बहुत लंबी एक्सपर्ट कमेटी होती है, तो इसमें सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करती है, एक्सपर्ट कमेटी उसको देखती है, अगर वो सही लगता है तो ही उस विषयों को किसी भी किताब में शामिल किया जाता है। एक और सवाल हमारे दर्शक भी इसको जानने चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जब भी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होता है तो सीधे तौर पे सरकार पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार का इसमें कोई भूमिका होती है क्या? इसमें दो तरह से, अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो नहीं, लेकिन अगर विपक्ष की नज़र से देखा जाए तो होती है, क्योंकि उनको जो भी चेंज होता है, जैसे आपातकाल कांग्रेस का देन है, तो आपातकाल को शामिल किया था कांग्रेस, कांग्रेस समेत उनके जो गठबंधन है उनको बहुत बुरा लगा कि आपातकाल के नाम पर कांग्रेस, जनता को पता लगेगा कांग्रेस ने क्या किया। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूले को अगर हम उस तरह से देखें कि हम विदेशी भाषाएं क्यों पढ़ें, मैं अगर हिमाचल की हूँ, आप यूपी के हैं या कोई XYZ किसी भी स्टेट का है, तो उन बच्चों को वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा खान पान जो, हमारी भाषा जो है, हमें एक हमारे अपने रूट से जोड़ के रखती है, तो वो जानना जरूरी है। और इसी बहाने भारतीय भाषाओं में पढ़ने का छात्र, और सबसे बड़ी बात, जो रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको जब से ये भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का मौका दिया जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो बच्चे अब जो रीजनल लैंग्वेजेस के बच्चे थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार सीधी सीधी सियासत कर रही है। सियासत बिल्कुल हुई है, लेकिन उन बच्चों के लिए हुई है जो कि अभी पिछड़े हुए थे। अभी तक सिर्फ इंग्लिश का बोलबाला था। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे शहरों के बच्चे हैं या गाँव के बच्चे हैं, जो अपनी भाषाओं में पढ़ाई करें, वो भी अब आगे बढ़ के हिस्सा ले पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, मेडिकल के हों या इंजीनियरिंग के हों। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है। आपातकाल, भाषा, चुनाव और महिला आरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे तमाम मुद्दे नए पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं और अब इस पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। अभी देखना है कि ये सियासी बहस और ये तीखी नोक-झोंक कहाँ तक जाती है, क्या बच्चों का जो भविष्य है वो उस पर इसका कुछ असर पड़ता है या नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया सीमा, आप ने अच्छी जानकारी दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए सीमा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।